फोटोग्रामेट्री एक सर्वेइंग की टेक्निक है जिसमें फोटोग्राफ्स की हेल्प से सर्वे करा जाता है। यहाँ पे क्या करा जाता है, एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है एक ऐसी पोजीशन पे, एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे मतलब वहाँ पे पहुँचना खुद हम जा नहीं सकते हैं, वहाँ पे हम प्रॉपरली सर्वे नहीं कर सकते, इसलिए एयरक्राफ्ट ले जाया जाता है और वहाँ पे एयरक्राफ्ट के नीचे एक कैमरा लगा होगा जिसकी हेल्प से वो फोटोग्राफ्स क्लिक करेगा और फिर उसके बाद उन फोटोग्राफ्स की हेल्प से हम लोग सर्वे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ जो पॉइंट्स होते हैं, मतलब क्या क्या होता है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ ये जो पॉइंट है ये है एक्सपोजर स्टेशन। ये ओ जो पॉइंट है ये हमारा हो जाता है एक्सपोजर स्टेशन और यहाँ पे हमारा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है। ठीक है, ये पोजीशन है हमारे एयरक्राफ्ट की और उसके नीचे लगा होगा कैमरा, कैमरा के अंदर बन रही होगी फोटोग्राफ। तो ये हमारी फोटोग्राफ शो करी गई है यहाँ पे, ये है फोटोग्राफ। ठीक है, तो ये हमारी फोटोग्राफ है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाली जो है ये हमारी एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस मानेंगे इसको हम, और ये दूसरी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हमारा जो एक्सपोजर स्टेशन है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो पॉइंट है इसको हम प्रिंसिपल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, ये हमारी फोटोग्राफ का प्रिंसिपल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल पॉइंट से लेके एक्सपोजर स्टेशन तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हमारा फोकल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके सिवाय, प्रिंसिपल पॉइंट के सिवाय एक और पॉइंट है ये नादिर पॉइंट। नादिर पॉइंट क्या है? अब नादिर पॉइंट क्या होता है, हमारे पास दो एक्सेस होंगी, एक तो कैमरा की एक्सेस होगी जो हमारा एक्सपोजर स्टेशन है उसके नीचे कैमरा है। ठीक है, तो ये एक्सेस इस तरीके से आ रही है पूरी, ये हमारी कैमरा की एक्सेस है। ठीक है, इसको हम ऑप्टिकल एक्सेस ऑफ कैमरा बोलेंगे। एक और एक्सेस होती है जो होती है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, जो हमें इंडिकेट करी होती है, जो प्लम लाइन होती है। ठीक है, वही वाली जो एक्सेस होती है ना, वो हमारी जो एक्सेस है वो जहाँ पे कट करेगी ना हमारे इसको फोटोग्राफ को, प्लम लाइन जहाँ पे कट करेगी उस पॉइंट को नादिर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं नादिर पॉइंट नादिर पॉइंट वहाँ पे होगा वेयर द प्लम लाइन इंटरसेक्ट्स फोटोग्राफ। ठीक है, प्रिंसिपल पॉइंट कहाँ पे होगा, वेयर द कैमरा एक्सिस इंटरसेक्ट्स द फोटोग्राफ। प्लम लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है फोटोग्राफ को वो नादिर पॉइंट हो गया और जहाँ पे कैमरा एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा प्रिंसिपल पॉइंट हो गया। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पे इसके सिवाय क्या क्या चीज़ें हैं इस फोटोग्राफ में, पहली तो एक और चीज़ मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। ये जो आपको दिख रही है, मतलब ये जो हमारी एक्सेस है, इस वाली एक्सेस से लेके हमारा नादिर पॉइंट तक जो एंगल बन रहा है, इसको मैं किसी और कलर से बताती हूँ, ये वाला एंगल। ठीक है, ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल हमारा हो जाता है एंगल ऑफ स्विंग। ठीक है, इसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं और ये हमारा है एंगल ऑफ स्विंग। ठीक है, अब इसके सिवाय और क्या है, यहाँ पे जो है ये पॉइंट हमें फ्लाइंग पॉइंट के बारे में भी एक जानना और एंगल ऑफ टिल्ट के बारे में भी। अब यहाँ पे जो ये है, ये हमारी है एक्सपोजर स्टेशन जो है, वहाँ से लेके ये हमारा एक डेटम हो जाएगा और एक हमारा ग्राउंड सरफेस होगा। डेटम कौन सा होता है, जो मीन सी लेवल जो हम मान के चलते हैं ना, तो डेटम जो है, डेटम से लेके एक्सपोजर स्टेशन तक का जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल एच बोलेंगे, इसी को हम फ्लाइंग हाइट बोलेंगे, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ कि ये फ्लाइंग हाइट हो जाती है कैपिटल एच। ठीक है, तो ये हमारी फ्लाइंग हाइट हो जाएगी और उसके सिवाय हमारे पास ये जो डेटम और ग्राउंड सरफेस के बीच का डिस्टेंस है ना, इसको स्मॉल एच से डिनोट करेंगे हम। ठीक है, ये हमारा स्मॉल एच हो जाता है। फिर उसके बाद ये कैपिटल एच और स्मॉल एच के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच को बोलेंगे और एल्टीट्यूड। ठीक है, ये हमारा एल्टीट्यूड हो जाता है। ठीक है, अब ये जो दो एक्सेस हैं, दोनों एक्सेस यहाँ पे ग्राउंड में कहीं आके पॉइंट कर रही हैं, इस ग्राउंड नादिर पॉइंट इसको बोलेंगे और इसको दूसरी वाली जो प्रिंसिपल एक्सेस वाली है वो हमारी हो जाती है ग्राउंड प्रिंसिपल पॉइंट। ठीक है, प्रिंसिपल पॉइंट वाली जो एक्सेस है, कैमरा एक्सेस जो इसको हम बोल रहे हैं या फिर ऑप्टिकल एक्सेस ऑफ कैमरा जिसको बोल सकते हैं, ये वाली एक्सेस जब ग्राउंड पे टच करेगी तो वो हमारी ग्राउंड प्रिंसिपल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इन चीज़ें मेन होगी और उसके सिवाय हमारे पास था ये एंगल ऑफ टिल्ट। एंगल ऑफ टिल्ट क्या है, इट इज़ द एंगल बिटवीन प्लम लाइन एंड ऑप्टिकल एक्सेस ऑफ द कैमरा। एंगल ऑफ टिल्ट क्या है, ये वाली एक एक्सिस और ये वाली एक एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, नादिर पॉइंट वाला, जो नादिर पॉइंट किस जो मतलब लाइन के साथ इंटरसेक्ट करता है फोटोग्राफ, प्लम लाइन के साथ। तो ये प्लम लाइन और जो हमारी कैमरा एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ कैमरा है ना, ये जो दोनों के बीच में एंगल होगा ना, इसके बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ टिल्ट टी। ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ टिल्ट हो जाता है।
और जो हमारा एंगल ऑफ टिल्ट हो गया, और फिर उसके सिवाय हमारे पास एक और एंगल है जो हम होगा जिसको हम बोलेंगे एस, ठीक है। ये है हमारा एंगल ऑफ स्विंग, ठीक है। ये हमारी हो जाती है एंगल ऑफ स्विंग, एंगल ऑफ स्विंग जिसको हम एस बोलेंगे, ठीक है। ये हमारी एंगल ऑफ स्विंग एक्स एस हो गई। ये है क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम पोजीशन पॉजिटिव वाई एक्सिस टिल द नादिर पॉइंट, पॉजिटिव वाई एक्सिस से लेके नादिर पॉइंट तक का जो ये पॉइंट है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ स्विंग। ये हमारा हो गया एंगल ऑफ स्विंग, ठीक है। ये हो गया। और इसके सिवाय हमारे पास है आइसो सेंटर। आइसो सेंटर क्या है? आइसो सेंटर यहाँ पे क्या हो जाता है? अब आइसो सेंटर एक ऐसा पॉइंट है, अ पॉइंट ऑन फोटोग्राफ वेयर एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ टिल्ट। एंगल ऑफ टिल्ट के बारे में अभी जो बात करी थी, उसका एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करता है जब फोटोग्राफ के साथ, तो उसे बोला जाता है आइसो सेंटर। मतलब कि ये जो हमारा एंगल ऑफ टिल्ट था ये, ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर होगा यहाँ पे, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट जो है जब ये जाके यहाँ पे मीट करेगा फोटोग्राफ के साथ, यहाँ पे ये मिलेगा, तो ये पॉइंट को हम बोलेंगे आइसो सेंटर। इसको हम आई से डिनोट करेंगे और इसको बोलेंगे आइसो सेंटर, कि हमारा हो जाता है आइसो सेंटर। इसके सिवाय इसकी एक और डेफिनेशन है, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लम्ब लाइन एंड द कैमरा एक्सिस की इंटरसेक्शन जो है वो इंटरसेक्टिंग द फोटोग्राफ कॉल्ड आइसो सेंटर। एंगल बाइसेक्टर है ये प्लम्ब लाइन और कैमरा एक्सिस का, ठीक है। तो वो हमारा हो जाता है आई, जो कि आइसो सेंटर जिसको हम बोल रहे हैं। फिर उसके बाद एंगल ऑफ स्विंग हमने बात कर ली। फिर एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है? एंगल ऑफ स्विंग -180 डिग्री हो जाता है हमारा एंगल ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे वर्टिकल फोटोग्राफ अगर हमारी होती तो नादिर पॉइंट, आइसो सेंटर और प्रिंसिपल पॉइंट, ये तीनों हमारे पॉइंट्स इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे मिलते, कोइंसाइड करते ये पॉइंट्स, ठीक है। वर्टिकल फोटोग्राफ यहाँ पे नहीं है, ये फोटोग्राफ थोड़ी सी टिल्टेड है, इसीलिए यहाँ पे ये नादिर पॉइंट, आइसो सेंटर और प्रिंसिपल पॉइंट हमें अलग अलग दिख। अब इस पे बेस हम एक क्वेश्चन देख लेंगे। उससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं कि आइसो सेंटर इज द पॉइंट, कौन सा आइसो सेंटर जो है वो कौन सा पॉइंट है, इन विच द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द कैमरा मीट्स द वर्टिकल फोटोग्राफ, in which the bisector of angle of tilt meets the vertical photograph, in air space the location of optical correct center of the lens of camera at the time of exposure when the perpendicular from the nodal point meets the photograph। इसका आंसर जो है यही वाला हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ टिल्ट का बाइसेक्टर मीट्स द वर्टिकल फोटोग्राफ, यही हमने आइसोसेंटर की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब जो हमने एंगल ऑफ रोटेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। इन अ टिल्टेड एरियल फोटोग्राफ इफ द स्विंग इज 230 डिग्री देन द रोटेशन एंगल इज इक्वल्स टू, स्विंग जो है एंगल ऑफ स्विंग 230 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रोटेशन जो होगा वो हो जाएगा स्विंग -180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 230 -180, और ये कितना आ गया यहाँ पे 50 डिग्री। अब हमारा जो के आई पॉइंट था ना, मतलब ये डिस्टेंस था, के क्या था हमारा? प्रिंसिपल पॉइंट के था, ठीक है, और आई हमारा आइसो सेंटर था, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स हैं। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये पॉइंट जो है ये आ गया हमारा के पॉइंट और ये आई हो गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फोकल लेंथ इंटू tan t/2। टी क्या है? एंगल ऑफ टिल्ट, tan t/2, ये हमारा हो जाता है के आई। अब इसके सिवाय हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्केल। स्केल क्या है? यहाँ पे स्केल क्या है उसके लिए पहले ये डायग्राम को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इन जनरल स्केल क्या होता है? फोटोग्राफिक डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस हमारा हो जाएगा स्केल। फोटोग्राफ में कोई एक डिस्टेंस है सपोज ए बी, वही अगर ग्राउंड में कैपिटल ए बी सपोज हमारा है तो यही हमारा हो जाता है स्केल, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब इस फोटोग्राफ में स्केल की क्या मतलब जो इक्वेशन, और एक इक्वेशन क्या आ सकती है यहाँ पे, तो हमारा ये कौन सा पॉइंट है? ये एक्सपोजर स्टेशन है, जो हम जहाँ से हम एयरक्राफ्ट जहाँ पे हमारा फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये वो स्टेशन है, यहाँ पे अब और ज़्यादा हमने ड्रॉ नहीं करा, ये ओ स्टेशन जो था एक्सपोजर स्टेशन, ये वो हो गया, ठीक है। ये हमारी फोटोग्राफ पे ए बी कोई एक डिस्टेंस बन रहा है, ए बी, ये दोनों स्मॉल ए बी जो डिस्टेंस है ये फोटोग्राफ पे बन रहे हैं, और ये ग्राउंड में एक्चुअल में ये डिस्टेंस है, ठीक है, कैपिटल ए बी। और ये हमारा जो डाटम है नीचे है, ठीक है, ये डाटम हो गया, और ये हमारी जो टोटल डाटम से लेके ऊपर तक पूरी फ्लाइंग हाइट कैपिटल एच होगी ना, तो फिर ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है।
ये जो हमारा एक्सपोजर स्टेशन है वहाँ से लेके कैपिटल ए बी का डिस्टेंस क्या हो गया, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये हमारा हो गया। और जो एक्सपोजर स्टेशन है वहाँ से लेके स्मॉल ए बी तक का डिस्टेंस हो गया एफ। ठीक है, तो अगर हम स्केल को लिखना चाहें ए बी स्मॉल ए बी अपॉन कैपिटल ए बी को सिमिलर ट्राइंगल के हिसाब से हम लिख सकते हैं एफ अपॉन कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये हमारा स्केल हो जाता है। ठीक है, यही हमारा स्केल जो है स्केल का फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि हमारा जो बाकी चीज़ें हैं ना वो फिक्स रहेंगी, लेकिन जो स्मॉल एच है ना, स्मॉल एच चेंज हो सकता है यहाँ पे इस स्केल में। स्मॉल एच कैसे चेंज हो सकता है, सपोज कोई एक एरिया है वो इस तरीके से, मीन सी लेवल तो फिक्स रहेगा ना हमारा, जो या फिर डाटम जो होगा वो तो फिक्स रहेगा डाटम। ठीक है, लेकिन जो हमारी ग्राउंड सरफेस है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से सपोज यहाँ ये दो पॉइंट्स है और इसके बीच का हम देख रहे हैं, तो ये H1 हो गया, ये H2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि ये जो है ये वैल्यूज़ हैं H1 और H2, ये सब चेंज हो रही है। ठीक है, इसीलिए स्मॉल h की वैल्यूज़ चेंज होती हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, स्मॉल h का एवरेज लेंगे, H1 प्लस H2 अपॉन 2 करेंगे तो हमारा H एवरेज आ जाएगा, जो कि हम स्केल में ऐड इसमें पुट कर सकते हैं। स्केल इज इक्वल्स टू एफ अपॉन कैपिटल एच माइनस स्मॉल h एवरेज, ये हमारा फॉर्मूला बन सकता है अगर हमें एवरेज डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स दी गई हैं, मतलब डिफरेंट हमारा डेटम जो है उसके ग्राउंड सरफेस जो है दोनों पॉइंट्स का डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे है। ये एक चीज़ होगी। और दूसरा स्केल से रिलेटेड एक और ये चीज़ होती है कि डाटम स्केल जो होगा ना, यहाँ पे अगर हम डाटम स्केल वर्ड दिया गया है, इसका मतलब ये है कि मतलब डाटम है वो ग्राउंड पे है। ठीक है, हमारा डाटम ग्राउंड पे है, इसका मतलब ये हो गया कि जो फोटोग्राफ्स है वो बॉम्बे के किसी बीच वगैरह के आसपास ली जा रही है। ठीक है, बीच पे ही ली जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एस एवरेज, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ अपॉन एच माइनस स्मॉल एच एवरेज जो है ये 0 हो गया, इसलिए एफ अपॉन कैपिटल एच जो फ्लाइंग हाइट है, फोकल लेंथ अपॉन फ्लाइंग हाइट। अब स्केल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, वर्टिकल फोटोग्राफ वाज टेकन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर अबव मीन सी लेवल। ये हमारा कैपिटल एच हो गया, कैपिटल एच जो होगा वो अबव मीन सी लेवल होता है, और कैपिटल एच हो गया 1500। ठीक है, ये हमारा कैपिटल एच हो गया। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा इज 20 मीटर, फोकल लेंथ जो है वो 20 मीटर दी हुई है। ठीक है, यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है। द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ फॉर द टेरेन एट एन एलिवेशन ऑफ, एलिवेशन यहाँ पे दी हुई है 500, मतलब कैप स्मॉल एच जो है उसकी वैल्यू 500 मीटर दी हुई है। तो हमारा स्केल क्या हो जाएगा, स्केल हो जाता है फोकल लेंथ अपॉन कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और जो कि हो जाएगा यहाँ पे आएगी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमारी है 20 अपॉन फ्लाइंग हाइट 1500 माइनस हमारा ये जो एच है स्मॉल एच, ये हो गया 500, तो ये आ गया 20 अपॉन 1000, जिसको अगर हम और प्रॉपरली लिखना चाहें तो 1/50 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब ये एक क्वेश्चन है, ये भी हम देख लेते हैं। अ सेक्शन लाइन ए बी अपीयर्स टू बी 10.16 सेंटीमीटर ऑन अ फोटोग्राफ फॉर विच द फोकल लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। एक हमारे पास ए बी लाइन है जो कि फोटोग्राफ में स्मॉल ए बी होगी। ठीक है, और इसकी लेंथ हमें दी है 10.16 सेंटीमीटर, और इस फोटोग्राफ के लिए हमें फोकल लेंथ जो है वो 16 सेंटीमीटर दी हुई है, फोकल लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर। द करस्पॉन्डिंग लाइन मेजर्स, लाइन ये वाली इसी की जैसी एक और लाइन मेजर करती है, यही वाली लाइन 2.54 सेंटीमीटर मेजर करती है ऑन अ मैप। एक मैप में हमने ये बनाया, ये है फोटोग्राफ के लिए डाटा, ये फोटोग्राफ के लिए है, और सपोज मैं मैप का यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, ये हमारा फोटोग्राफ के लिए हो गया, ये मैप के लिए हो गया। मैप के लिए क्या दिया गया है कि यही वाली लाइन ए बी जब हम मैप में ड्रॉ करते हैं, जो कि हम अलग स्केल से ड्रॉ करेंगे, तो ये 2.54 सेंटीमीटर हो जाती है ए बी हमारी मैप पे। ठीक है, और यहाँ पे स्केल भी दिया हुआ है, मैप के लिए स्केल हो जाएगा 1/, यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, सपोज इसको मैं 2 लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों का स्केल जो होगा वो डिफरेंट होगा। ये हो गया हमारा 50,000, ये स्केल दिया हुआ है 1/50,000। द टरेन वॉज हैज एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 20 मीटर अबव मीन सी लेवल। एलिवेशन दी हुई है टेरेन की, जो कि दोनों के लिए सेम ही होगी। ऑफ कोर्स स्मॉल एच की वैल्यू 200 मीटर दी हुई है। द फ्लाइंग ऑल्टीट्यूड ऑफ द एयरक्राफ्ट अबव मीन सी लेवल ड्यूरिंग द फोटोग्राफ विल बी,
फोटोग्राफ के टाइम पे उसका फ्लाइंग ऑल्टीट्यूड क्या रहा होगा ये हमें पूछा है, कैपिटल एच की वैल्यू हमें पूछी हुई है। ठीक है, अब एक चीज हमें देखनी होगी कि इस पूरे डाटा का यूज करके हमने कैपिटल एच की वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ पे पहले तो हम स्केल निकालते हैं। ठीक है, स्केल हमारा हो जाता है एफ अपॉन कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फोटोग्राफ के लिए स्केल जो हमारी फोकल लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर दी है। अगर मैं मीटर में लिखूँ तो ये 0.16 हो जाएगी। ठीक है, कैपिटल एच की वैल्यू हमें निकालनी है और स्मॉल एच की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्मॉल एच की वैल्यू हो जाएगी 200 मीटर। ठीक है, तो ये सारा मैंने मीटर्स में ही लिख दिया। ये हमारा स्केल हो गया, फर्स्ट लिख देती हूँ मैं इसको, फोकल लेंथ के लिए स्केल हो गया। दूसरा वाला स्केल हमें मेंशन्ड है। अब दूसरा वाला स्केल जो है उसके लिए अगर हमें निकालना हो, यहाँ पे हमें ए बी की वैल्यू सिर्फ दी है, फोकल लेंथ वगैरह का या फिर और किसी चीज का कुछ मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू है उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसका S2 का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा, S2 इज इक्वल्स टू, ये मैप है ना, तो मैप डिस्टेंस, मैप पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर मैप पे डिस्टेंस ए बी आ रहा है, स्मॉल ए बी, और वो ग्राउंड पे ग्राउंड डिस्टेंस, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में ए बी लिख दिया, ग्राउंड डिस्टेंस, यही सेम ग्राउंड डिस्टेंस जो होगा, ये इन दोनों का रेशियो हो जाता है ना हमारा स्केल, ये कैपिटल ए बी हो जाएगा। और कैपिटल ए बी जो है वो दोनों के लिए सेम ही होगा, फोटोग्राफ के लिए भी ग्राउंड डिस्टेंस सेम होगा और मैप के लिए भी सेम ही होगा। वही ग्राउंड डिस्टेंस है जिसको हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैप डिस्टेंस हमारा जो है ये इसके केस में है ए बी की वैल्यू 2.54 और ग्राउंड डिस्टेंस हमें नहीं पता है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन हमें स्केल जो है वो मेंशन किया है 1/50,000। ठीक है, यहां से हमारा ए बी निकल जाएगा और ए बी की वैल्यू हो जाएगी 5,000 इंटू 2.54। इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 127000 और ये हमारी वैल्यू सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, तो इसको हम चाहें तो मीटर्स में भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी मीटर्स में क्योंकि हमें रेशियो ही लेनी है। अब जो हमारा S1 स्केल था ना, इसकी वैल्यू हमने इस फॉर्म में एफ अपॉन कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इस फॉर्म में हमने लिखी हुई है। अब इसी को जैसे हमने ये वाले फॉर्म में लिखी थी ना, मैप वाले स्केल की वैल्यू, वैसे ही हम लिखेंगे। अब मैप डिस्टेंस की जगह यहाँ पे फोटोग्राफिक डिस्टेंस स्मॉल ए बी आ जाएगा जिसकी वैल्यू 10.16 सेंटीमीटर हो जाएगी और जो अभी हमने निकाली है डिवाइडेड बाय दिस कैपिटल ए बी 127,000, ये सेंटीमीटर्स, दोनों सेंटीमीटर्स अब कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.4 टाइम्स 0.8। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आएगी और ये जो वैल्यू है ये इसकी ओवरऑल वैल्यू आती है और इसकी हेल्प से अब हम निकालते हैं कैपिटल एच की वैल्यू। तो यहाँ पे कैपिटल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.16 डिवाइडेड बाय 0.0008। ठीक है, ये आ गया 2000 यहाँ पे आ जाएगा 2000 प्लस यहाँ पे ये 200 था ना, इसके साथ हमने प्लस कर दिया 200, तो ये आ जाएगा 2200। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है, सपोज ये कोई बड़ी सी बिल्डिंग है या कोई टावर है, ए बी इसको हम लिख रहे हैं, ए और बी। ठीक है, ये सपोज ए बी हमारे पास एक बड़ा सा टावर है या फिर एक बिल्डिंग हो सकती है या कोई भी चीज़ जो हाइटेड होगी। अगर फोटोग्राफ हम बिल्कुल मतलब टॉप से लेते हैं ना, टॉप व्यू अगर हम इसकी देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, एक डॉट की तरह। लेकिन फोटोग्राफ जो होगी अगर वो थोड़ी सी इंक्लाइन ली जाती है, ठीक है, अगर वो थोड़ी सी इंक्लाइन ली जाती है तो ए बी की कुछ हाइट दिखेगी आपको फोटोग्राफ में। जैसे हम इस डायग्राम में, सपोज ये हमारी फोटोग्राफ है, इसमें अगर हम देखें ये ए बी जो है ये हमारा ब्लू मैंने डिनोट करा हुआ ए बी को। ठीक है, ये स्मॉल ए बी है, यहाँ पे ऊपर लिखने की बजाय ये स्मॉल ए बी है। ठीक है, और ये जो है इसको मिटाना नहीं चाहिए था, ऐसे अब देख लो, ये ए बी मैंने गलत जगह लिख दिया हुआ, यहाँ पे ए बी आ जाएगा। ठीक है, नीचे ए बी है, ये हमारी ए बी जो हमारी बिल्डिंग या फिर टावर है, सपोज ये हमारा टावर है, ये हमारा हो जाता है ए बी जो कि टावर है एक। ठीक है, और ये जो है ये ए बी जो है
ए पॉइंट है इसका टॉप पॉइंट और बी इसका बॉटम पॉइंट है, ठीक है। अब फोटोग्राफ में ये कुछ एक डिस्टेंस पे आपको दिख रहे हैं, ऑल्दो ये एक ही चीज़ है, जो कि अगर हम वर्टिकल फोटो मतलब बिल्कुल टॉप से फोटोग्राफ लेते तो ये बिल्कुल आपको एक ही पॉइंट दिखता, लेकिन ये एक चीज़ होकर भी कि इसका बॉटम अलग दिख रहा है और इसका टॉप अलग दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसी चीज़ को बोला जाता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो यहाँ पे ए और बी के बीच का डिस्टेंस है ना, इसके टॉप और बॉटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं, और ये हमारा हो जाता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। ये है हमारा डी, ठीक है। तो ये हमारा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब सपोज हमने ये प्रिंसिपल पॉइंट था ना हमारी फोटोग्राफ का, इससे हमने टॉप वाले पॉइंट को सपोज मान लिया यहाँ तक कि यहाँ मतलब टॉप वाले पॉइंट से लेके प्रिंसिपल पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है सपोज हमने उसको स्मॉल आर से डिनोट कर दिया कि ये स्मॉल आर है, ठीक है। सपोज ये स्मॉल आर है, और यही वाला जो है मतलब ये जो बॉटम वाला पॉइंट है इससे प्रिंसिपल पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है सपोज वो आर नॉट हो जाता है, ठीक है। अगर ये आर और ये आर नॉट हो जाता है, इसका मतलब हमारा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आर माइनस आर नॉट, है ना, ये हो जाएगा। अब इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो गया आर माइनस आर नॉट। अब इसके सिवाय एक और फॉर्मूला होता है, ये हो जाता है आर एच टू अपॉन कैपिटल एच माइनस एच वन, ठीक है। अब आर तो हम आपको पता चल गया कि क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल पॉइंट से लेके ए पॉइंट जो हमारा टॉप पॉइंट है, जो टॉप सरफेस उसकी हाइट है किसी भी चीज़ बिल्डिंग की, सपोज ये बिल्डिंग है ए बी बिल्डिंग के जो टॉप पॉइंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट इन द फोटोग्राफ में डिस्टेंस कितना है, वो हो जाता है हमारा स्मॉल आर। और H2 क्या है यहाँ पे, अब H2 इसकी बिल्डिंग की एक्चुअल हाइट है, ठीक है। इस बिल्डिंग की एक्चुअल हाइट H2 है अबव द ग्राउंड सरफेस, तो वो हमारी हो जाती है H2। और H1 क्या हो जाएगा, हमारा डैटम से लेके ग्राउंड सरफेस का डिस्टेंस H1, जिसको हम इन जनरल आगे इससे पहले हम H बोल रहे थे, यहाँ पे इसको हमने H1 बोल दिया, ठीक है। तो ये D हो जाएगा, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा स्मॉल आर इंटू एच टू अपॉन कैपिटल एच माइनस एच वन, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, और कैपिटल एच जो है वही हमारी फ्लाइंग हाइट ही है ये, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्यों आ रही है, ये जो दो पॉइंट्स है ए और बी जो है कैपिटल ए बी, ये आपको फोटोग्राफ में अलग अलग कैसे दिख रहे हैं, मतलब ये जो बिल्डिंग है ये पूरी पूरी एक अलग अलग पॉइंट्स इसके क्यों दिख रहे हैं, टॉप अलग दिख रहा है, बॉटम अलग दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्केल का डिफरेंस आ गया है बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में स्केल का डिफरेंस आ गया। अगर हम ए पे स्केल निकालें जैसे हम पहले निकाल रहे थे, वैसे अगर हम ए पे स्केल निकालें तो हमारा ये हो जाएगा फोकल लेंथ अपॉन कैपिटल एच, ये ए पॉइंट था ना हमारा, ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है। ये हो जाएगा, इसमें कैपिटल एच के बाद हम क्या माइनस करेंगे, टोटल जो इसकी पॉइंट की हाइट है डैटम से, तो वो हो जाएगा H1 प्लस H2, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे H1 प्लस H2 आ गया। अब हम B के लिए अगर निकालेंगे तो हमारा B के लिए स्केल आ जाएगा हमारा फोकल लेंथ अपॉन कैपिटल H माइनस H1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी हाइट तो डैटम से H1 ही है, तो इसीलिए ये दोनों स्केल्स डिफरेंट हो गए। स्केल डिफरेंट होने की वजह से ये पॉइंट्स आपको अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। और इस रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से हम इस बिल्डिंग की एक्चुअल हाइट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, एन इमेज ऑफ टॉप ऑफ द हिल इज 96 mm। टॉप ऑफ हिल की इमेज जो है वो 96 mm है फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ फोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ से प्रिंसिपल पॉइंट पे इसकी जो टॉप की इमेज थी, ये हमारी ए है, ये हमारा ए है और ये बी है, ठीक है। इसके टॉप की यहाँ पे डिस्टेंस प्रिंसिपल पॉइंट से 96 mm दी है, ठीक है। इसका मतलब ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें आर की वैल्यू दी हुई है इन्होंने, ठीक है। द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल इज, अब एलिवेशन भी टॉप ऑफ हिल की दी हुई है, मतलब कि हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू, एक ये है और एक इस तरीके से हमें वैल्यूज दी हुई थी, ठीक है। ये हमारा ए पॉइंट था और ये हमारा बी पॉइंट था, ठीक है। ये हमारा डैटम था, और यहाँ पे ये हमारे हो गई थी H2 और ये H1, ठीक है। इसी तरीके से था, देख सकते हो आप यहाँ पे ये H2 थी ऊपर वाली और नीचे वाली H1 थी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल इज 500। हिल के टॉप की एलिवेशन दी हुई है 500,
टॉप ऑफ हिल की एलिवेशन दी हुई है 500 एंड फ्लाइंग हाइट इज 4000 मीटर अबव द डेटम। कैपिटल एच की वैल्यू भी दी हुई है 4000 मीटर, टॉप ऑफ हिल की जो दी हुई है वैल्यू, तो उसकी वजह से ये आ जाएगा, टॉप ऑफ हिल का आ जाएगा h2। h2 की वैल्यू कितनी थी हमारी 500, ये हमारी h2 की वैल्यू की। द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट विल बी, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछी हुई है। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डी हो जाता है आर इंटू h2 अपॉन कैपिटल H माइनस h1, यही फॉर्मूला था। देख सकते हो आप आर डी जो है हमारा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है आर इंटू h2 अपॉन कैपिटल H माइनस h1 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और आर की वैल्यू हमें 96 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है। उसके सिवाय हमारे पास कैपिटल H है 4000 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे एलिवेशन ऑफ हिल इस, यहाँ पे h2 की वैल्यू 500 दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल ये जो h1 है ना, इसकी वैल्यू नहीं दी है। अगर इसकी वैल्यू नहीं दी है ना, इसका मतलब ये है कि ये डेटम और जो हमारा ग्राउंड सरफेस है ना, ये कोइंसाइड कर रहे होंगे, इसलिए माइनस हम 0 लिख सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम। और इसकी वैल्यू यहाँ पे आंसर की आ जाएगी 96 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 4000। यहाँ पे ये जीरोस कट हो गए और ये 5 इंटू 5, 5 8 ज़ा 40 और 96 अपॉन 8 हो गया 12 mm। ये हमारा हो गया आंसर 12 mm। ये 96 mm में ही था। ठीक है, और ये मीटर में था, ये भी मीटर में था, ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद सिर्फ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में नहीं था, ये mm में था। ठीक है, तो उसके बाद सिर्फ mm में बच गया 12। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोटोग्राफिक ओवरलैप्स। फोटोग्राफिक ओवरलैप्स में दो चीज़ें आपको एक तो याद रखनी है, लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप और साइड ओवरलैप। लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप 60% होता है, साइड ओवरलैप 30% होता है। ये दिया भी जा सकता है क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया होगा तो आपको याद रखना है। लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप क्या है, जब हमारा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा होगा ना, तो वो फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से वो फोटोग्राफ क्लिक कर रहा है। ये हमारी सपोज फोटोग्राफ्स उसने ली और यहाँ पे ये फोटोग्राफ्स लेते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, पूरा ग्राउंड की तरफ। तो यहाँ पे जो ये दो फोटोग्राफ्स के बीच में ओवरलैप को आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप। ठीक है, अब सेम वे में यही एयरक्राफ्ट जो है इस तरीके से यहाँ से फोटोग्राफ्स क्लिक करेगा इसके बाद। ठीक है, ये वाली फोटोग्राफ इसने क्लिक करी, फिर ये आगे इस तरीके से फोटोग्राफ क्लिक करे। तो ये जो फोटोग्राफ है ना, यहाँ पे आपको साइड में जो डिस्टेंस दिख रहा है ये वाला, ये जो ओवरलैप दिख रहा है साइड वाला, इसको बोला जाता है साइड ओवरलैप, और ये 30% तक होता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या क्या ओवरलैप हो सकता है। ठीक है, अब इस चीज़ का यूज़ क्या होगा, यहाँ पे यूज़ कहाँ पे होगा पूरा वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये आ जाता है नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स। अगर हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स, वो कैसे पता चलेंगे, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स के लिए जो पूरा ग्राउंड का एरिया है उससे हम डिवाइड कर देंगे स्मॉल a, जो एक फोटोग्राफ जो है वो कितना एरिया कवर कर रहा है। ये स्मॉल a हो जाता है एरिया कवर्ड बाय 1 फोटोग्राफ, कैपिटल A हो जाता है टोटल एरिया जो उसको कवर करना है। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स मिल जाएंगी। अब स्मॉल a जो एरिया कवर्ड बाय 1 फोटोग्राफ होगा ना, उसको हम कैसे निकालेंगे, वो हो जाएगा 1 माइनस PL इंटू एल अपॉन एस। अब ये PL क्या है, ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप, और PS यहाँ पे, और S जो है यहाँ पे पहले तो ये हमारा स्लोप हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा गया 1 माइनस PS इंटू W, जो कि हमारी विड्थ हो जाएगी, और S फिर से स्लोप हो जाएगा। ठीक है, स्लोप हो गया, और ये PS जो है ये हमारा साइड ओवरलैप हो गया। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला से, स्मॉल a फॉर्मूला से हमारा निकल जाएगा एरिया कवर्ड बाय 1 फोटोग्राफ। अब सपोज अगर हमें ग्राउंड लेंथ नहीं दी गई है, अगर ग्राउंड लेंथ नहीं दी गई होगी तो हम कैसे निकालेंगे, ग्राउंड की डायमेंशंस की हेल्प से हम कैसे नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके लिए n1 इंटू n2 करेंगे, और n1 और n2 क्या हो जाती है, हमारे जो ग्राउंड की हमें ओवरऑल लेंथ और विड्थ दी गई हैं उनको डिवाइड करना है किस चीज़ से, और उसके साथ प्लस कर देना है 1। ठीक है, दोनों साइड दोनों के साथ +1 कर देना है।
यहाँ पे डिवाइड किससे करना है, 1 - PL/L/S, जो हम ऊपर पहले कर रहे थे ना, इसके लिए फोटोग्राफ के लिए स्मॉल ए के साथ ये वाली थी चीज़, और यहाँ पे 1 - PSW/S था। सेम वे में यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर देना है इस चीज़ से, लेकिन यहाँ पे उसके साथ हमें +1 कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये कैपिटल L हमारे ग्राउंड की लेंथ दी हुई है और विड्थ दी हुई है W। ठीक है, ये कैपिटल W होगी ग्राउंड की विड्थ, और इसको डिवाइड कर देना 1 - PL/स्मॉल l, जो फोटोग्राफ में जो एक फोटोग्राफ ने लेंथ मतलब जितनी लेंथ कवर करी है, डिवाइडेड बाय हमारा स्लोप, और उसके बाद विड्थ के साथ डिवाइड करना 1 - PS, जो हमारी फोटोग्राफ ने एक विड्थ कवर करी है उसके साथ मल्टीप्लाई करना डिवाइडेड बाय S, हमारा स्लोप हो जाएगा, और इसके साथ +1 दोनों में कर देना है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे है, व्हाट इज द एक्चुअल एरिया कवर्ड बाय 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर साइज वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ एट एन एवरेज स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर हैविंग 20% फॉरवर्ड ओवरलैप एंड 30% साइड ओवरलैप, 60% फॉरवर्ड और 30% साइड ओवरलैप। ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी पता ही है, बट हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें निकालना है व्हाट इज द एक्चुअल एरिया कवर्ड। यहाँ पे स्मॉल ए जो है ना, उसके बारे में पूछा हुआ कि कितना एक फोटोग्राफ एरिया कवर करेगा। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स पूछा गया होता तो हम उस नंबर ऑफ फोटोग्राफ के लिए जो टोटल एरिया, सपोज यहाँ पे हमारा टोटल एरिया 5000 किलोमीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, तो हम इससे डिवाइड कर देते, जो हमारा स्मॉल ए से एरिया आएगा उसको हम डिवाइड कर देते। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फिलहाल स्मॉल ए की वैल्यू पूछी गई है, जो कि हमारे पास उसका फॉर्मूला है 1 - PL/L/S इंटू 1 - P, जो साइड ओवरलैप है उसको मैं PS लिख देती हूँ, इंटू W/S। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 - PL कितना है, 0.6 हो जाएगा, और L की वैल्यू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, और स्लोप हमारा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर है। अब यहाँ पे स्लोप जो है उसका स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक है, पहले तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर है। यहाँ पे मैं इसको फिर से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू अपॉन 200 मीटर ही लिख देती हूँ, क्योंकि ये वाला सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये मीटर वाली चीज हमारी ऊपर आ जाएगी, और मीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, ये आ जाएगा 1 - 0.3 इंटू 20 सेंटीमीटर अपॉन 1/200। ठीक है, ये सेंटीमीटर और ये मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, मीटर अब ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 - 0.6, जो कि 0.4 हो जाएगा, इंटू 20 इंटू 200 इंटू 0.7 इंटू 20 इंटू 200। ये इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। ये हमारा आ गया 4480 और इंटू 10⁵ ये मीटर स्क्वायर में आ गया। अगर हमें इसको किलोमीटर स्क्वायर में लिखना होगा तो ये आ जाएगा 4.48 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हमें नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स पूछे होते और 500 किलोमीटर स्क्वायर हमारा एरिया होता जो हमें कवर करना होता, डिवाइड बाय हम 448 किलोमीटर स्क्वायर करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स आ जाएंगे। तो 500 डिवाइडेड बाय 4.48 इज इक्वल्स टू 111.6, मतलब कि हमारे 112 फोटोग्राफ्स, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद है टाइम इंटरवल बिटवीन एक्सपोजर, जिसको हम कैपिटल T से डिनोट करेंगे। ये हो जाता है ग्राउंड कवर्ड बाय 1 फोटोग्राफ डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ ने कितना कवर किया, फोटोग्राफ ने एरिया ग्राउंड कितना कवर किया, डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। शायद मैंने फोटोग्राफ स्पीड ऑफ फोटोग्राफ बोल दिया, तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट के साथ हमें डिवाइड कर देना है। और एक फोटोग्राफ ने कितनी लेंथ कवर करी है, वो हो जाता है 1 - PL/L/S। ठीक है, ये इससे हम डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट को। ये हमारा आ जाएगा टाइम इंटरवल बिटवीन एक्सपोजर, दो फोटोग्राफ्स के बीच का टाइम, कितना टाइम लगा एक के बाद दूसरी फोटोग्राफ खींचने में। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन एयरक्राफ्ट फोटोग्राफिक सर्वे, इफ द एक्सपोजर इंटरवल इज 20 seconds to cover ground distance of 1000 meter between exposures, what would be the ground speed of aircraft? यहाँ पे डायरेक्टली सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ स्पीड पूछी हुई है। ठीक है,
स्पीड कितनी होगी। यहाँ पे टी की वैल्यू दी हुई है 20 सेकेंड्स और हमें दिया हुआ है डिस्टेंस जो जितना कवर कर रहा है एक फोटोग्राफ वो हो गया 1000। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधे हम लगाओ फॉर्मूला और यहाँ पे डिस्टेंस आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 20 और इससे आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर। ठीक है, और यहाँ पे आंसर हमें किलोमीटर्स में लिखना है, किलोमीटर पर आवर में लिखना है। तो ये आ जाएगा 50 इंटू यहाँ पे ये आ जाएगा 10⁻³ किलोमीटर और सेकेंड्स जो है उसके लिए हम 360 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 180 किलोमीटर्स पर आवर। अब ये एक दो टर्म्स होती है, ड्रिफ्ट और क्रिब। ड्रिफ्ट और क्रिब या क्रैब इसको बोल सकते हो आप। तो ड्रिफ्ट जो टर्म है पहले तो वो हम समझ लेते हैं। जैसे हमारी हम फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, ये हमारी फ़ोटोग्राफ्स हैं क्या मतलब जो हमारा कैमरा है वो इस तरीके से फ़ोटोग्राफ ले रहा है, एयरक्राफ्ट की हेल्प से उसने इसी तरीके से लेते जानी है सीधे सीधे फ़ोटोग्राफ्स। लेकिन क्या होता है विंड की वजह से, यहाँ से हवा आ रही है सपोज़, विंड की वजह से वो थोड़ा सा इसका पाथ जो होगा ना वो शिफ्ट हो जाएगा। इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारी जो बीच में आपको लाइन दिख रही है ना, ये हमारी फ्लाइट लाइन है। ठीक है, तो ये पहले इस तरीके से था तो अब ये क्या होता जाएगा, थोड़ा सा इस तरीके से पाथ शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा आई होप, ये इस तरीके से पाथ थोड़ा शिफ्ट होता जा रहा है इस फोटोग्राफ्स का। इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो फोटोग्राफ्स है ना वो हमने ली लेकिन जो हमने एरिया जो कवर करना था प्रॉपरली हमने कवर नहीं किया। ठीक है, एक ये चीज़ होती है, ये होती है ड्रिफ्ट। ठीक है, और एक होती है क्रैब या फिर क्रिब। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा जो फ्लाइट लाइन है ना उसके और फोटोग्राफ के बीच में, जो जैसे हमारी फोटोग्राफ है ये इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से सपोज फोटोग्राफ आ रही थी, अब उसकी जगह अगर फोटोग्राफ एक एंगल पे आ रही है, अगर एक एंगल पे आ रही है इस तरीके से, आप देखते हो इस तरीके से फोटोग्राफ्स आ रही हैं, तो ये जो है यहाँ पे इसकी एज, इसकी एक एज, इस फोटोग्राफ की एज और ये जो हमारा फ्लाइट लाइन है ये हमारी फ्लाइट लाइन होती है जो जिसके अबाउट पूरा फोटोग्राफ्स ले जा रही है। ठीक है, इसके मतलब इसी डायरेक्शन में चलना होता है और इसी लाइन में पूरा चलता है एयरक्राफ्ट और फोटोज कवर करता है। तो इसके बीच में, इनके बीच में एक एंगल अगर बन रहा है तो उसी एंगल को हम क्रिब बोलेंगे और ये एंगल बनना नहीं चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से हमारी फोटो जो एरिया कवरेज होगी उसकी एफिशिएंसी जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। दोनों ही चीज़ों की वजह से एरिया कवरेज की एफिशिएंसी जो होती है वो रिड्यूस हो जाएगी।